चिनूक हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स रवाना हुए मजदूर। डॉक्टर करेंगे फाइनल चेकअप। सीएम धामी करेंगे श्रमिकों के परिजनों के साथ डिनर। योगी सरकार ने 28,760 करोड़ का अनुपूरक बजट किया पेश। नई योजनाओं के लिए दिए 7,500 करोड़। चीन में फैली फेफड़े फुलाने वाली बीमारी। भारत में अलर्ट। बच्चों पर इसका असर सबसे ज्यादा। राजस्थान, हरियाणा सहित 6 राज्यों में एडवाइजरी की गई जारी। भारत गौरव यात्रा ट्रेन में 40 लोगों को फूड पॉइजनिंग। चेन्नई से पुणे आ रहे थे। रेलवे ने कहा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने खाना किया सप्लाई। सूरत की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। 24 मजदूर घायल। केमिकल लीकेज से हुआ था विस्फोट। आग पर काबू पाने फायर की 12 गाड़ियां लगानी पड़ी। एमपी, राजस्थान और यूपी में बारिश ने बढ़ाई ठंड। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तापमान 1.2 डिग्री पहुंचा। पहाड़ों पर अगले 3 दिन बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश की बात में। रुक करेंगे खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे अहम खबर से, जहां पर फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बता दें कि फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। 2 दिन के फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दोपहर 3:30 बजे फरीदाबाद पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। सिकरी स्थित मिलन रिजॉर्ट में आयोजित किया गया है कार्यक्रम। शाम 5 बजे ग्रीवेंस कमेटी की करेंगे बैठक। एचएसवीपी कन्वेंशन सेंटर में होगी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग। मैकपाई टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में होगा रात्रि ठहराव। कल विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। मैगपाई टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में होगा रात्रि ठहराव। कल विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गांव फतेहपुर बिलौद से होगा यात्रा का शुभारंभ। कार्यक्रम के बाद चंडीगढ़ होंगे रवाना। फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां पर राष्ट्रीय सैनिक दल के 75वें स्थापना दिवस के मौके पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रांगण में एनसीसी सैनिकों ने पौधारोपण कर साइकिल यात्रा निकाली। इस यात्रा में एनसीसी के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। ये साइकिल यात्रा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 2nd ग्रेड से शुरू होकर एनआईटी कुरुक्षेत्र में एनसीसी के कैंप में जाकर समाप्त हुई। इस दौरान एनसीसी के उच्च अधिकारियों ने लोगों को जागरूक भी किया। उन्होंने कहा कि एनसीसी के 75 वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अवसर पे अनेक कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जैसे कि साइकिल रैली, वृक्षरोपण, मिलेट के ऊपर हमने जो है प्रोग्राम रखे और अन्य प्रोग्राम जो कि इन लाइन विद आवर गवर्नमेंट एंड डायरेक्शन फ्रॉम द हायर अप्स इन द आर्मी। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारे बेसिकली स्कूल के बच्चे उन्होंने साइकिल रैली निकाली है। शहर के जो सिटीजन्स हैं उनको जागरूकता दी है कि एनसीसी किस प्रकार से अपना जो सोसाइटी के साथ खड़ी है, और साथ ही साथ इन बच्चों का मनोबल भी इतना तगड़ा था कि आज के जो है साइकिल रैली उसमें और भी बच्चे आना चाहते थे, परंतु जो लॉजिस्टिक लिमिटेशंस होती हैं इस करके हमने इसको जो है लिमिटेड रखा है। खबर फरीदाबाद से बता दें, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल पानीपत में गरीब परिवारों की लड़कियों को
फ्री शिक्षा की सौगात देते हुए कहा कि सरकार सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में अब उन गरीब छात्राओं की शिक्षा का खर्चा उठाएगी और उन्हें फ्री शिक्षा देगी जिनकी आमदनी 1,80,000 रुपए तक सालाना है। वहीं जिनकी आमदनी 3 लाख तक होगी उनकी आधी फीस का खर्च सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री द्वारा इस घोषणा के बाद लोगों का कहना है कि ये सरकार की बहुत अच्छी सोच और मुहिम है जिसके तहत गरीब परिवारों की लड़कियां जो पैसे के अभाव के चलते पढ़ाई से वंचित हो जाती थी वो अब सचमुच मुफ्त शिक्षा ग्रहण कर पाएंगी और अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। इस तरह सरकार का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी पूरी तरह से सार्थक होगा और उसे बल मिलेगा। लोगों ने सरकार की इस मुहिम की जमकर तारीफ की है और कहा है कि ये स्कीम गरीब प्रतिभावान छात्राओं के लिए वरदान के रूप में साबित होगी। प्रस्ताव लागू किया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो निम्न स्तर वर्ग की लड़कियां हैं जो पढ़ नहीं पा रही थी अब वो भी पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी। हमारे हरियाणा गवर्नमेंट ने जो ये सुविधा दी है हमारे हरियाणा के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि जो लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी शिक्षा के आर्थिक अभाव के कारण वो परेशानी गवर्नमेंट ने दूर कर दी है। अभी तक तो हरियाणा में सिर्फ लड़कियां खेल में ही आगे थी, अब वो शिक्षा में भी आगे होंगी, बड़ी ऑफिसर्स बनेंगी। बेटियों के लिए इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, मैं इसके बारे में कहना चाहूँगी जो हरियाणा सरकार द्वारा बेटियों के लिए ये स्कीम निकाली गई है उसके लिए बहुत अच्छी पहल है। जो गरीब परिवार की बच्चियां हैं जिनकी 1,80,000 इनकम है या जिनकी 3 लाख सालाना है तो उसमें 50% जो सरकार ने डिस्काउंट दिया है तो वो बहुत अच्छी है, जिसमें ये हमारे हरियाणा सरकार के बेटे को बहुत लाभ भी होने वाला है। इसमें ये चीज़ है कि देखो जो सरकार बोलते है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी इसमें सार्थक रहेगा और बहुत अच्छी स्कीम है ये। अच्छी मुहिम चलाई है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो है वो बहुत ही अच्छा है और इसमें लड़कियों को आगे जाने का बहुत अच्छा मौका मिला है और मैं तो यही चाहूँगा कि आगे सरकार ऐसी मुहिम पे काम करती रहे। समाज के लिए देश के लिए बहुत अच्छी बात है ये। और रही 1,80,000 के उनके बहुत जो नीचे गरीब के लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम है ये। वो भी चाहते अपने बच्चों को आगे बढ़ें, ये देश के लिए बहुत अच्छी गौरव की बात है। फरीदाबाद के 2 नंबर इलाके में बीती रात माता श्री केला देवी मंदिर का ताला तोड़कर चोर ने दान पात्र में रखे लगभग 1 लाख रुपए की चोरी कर ली और मौके से फरार हो गए। घटना बीती रात की बताई जा रही है जिसकी शिकायत मंदिर के प्रधान ने पुलिस से की है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं इस घटना की सूचना उन्होंने 2 नंबर पुलिस चौकी इंचार्ज चेतन को दी और सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मुहैया कराए हैं। मंदिर के पुजारी ने पुलिस से अपील की है कि जल्द से जल्द पुलिस चोर को गिरफ्तार कर इस मामले का खुलासा करे ताकि यह पता चल सके कि इस चोरी के पीछे किसका हाथ है और चोर कौन था। ये 2 नंबर ए ब्लॉक में ये जो मंदिर है इसी की घटना हुआ है और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के हिसाब से हमने जो देखा लगभग 2:30 बजे के आसपास वो पहले घूमता रहा है यहाँ आसपास। उसने ताला तोड़ के अंदर नहीं घुसा, वो फिर आसपास घूमता रहा क्योंकि सड़क पे कुछ मूवमेंट थी। एक बार पीसीआर की गाड़ी भी 2:30 बजे के आसपास यहाँ से गुजरी है, शायद पीसीआर थी क्योंकि लाइटें फ्लैश हो रही थी और आसपास कुछ शादी है इस वजह से यहाँ थोड़ी मूवमेंट थी। ताला तोड़ने के बाद भी वो बाहर घूमता रहा। लगभग 3:11 के आसपास सीसीटीवी में जो रिकॉर्डिंग आई है उसमें जो टाइम आया उसके हिसाब से 3:11 3:12 के आसपास वो यहाँ से अंदर घुसा है। उसके बाद उसने सबसे पहले जो कैमरा था जो गुल्लक को फेस कर रहा था उसको भी हिलाने की कोशिश की है। ये रात के कम 2:30 और 4 के बीच में ये ताला तोड़ा गया है और वो बंदा कौन है हम नहीं जानते। कैमरे में जो देखा है हमने उसकी रिकॉर्डिंग है जो उस हिसाब से कम से कम 1.5 घंटे उसने रेकिंग करी है। अच्छा, 2:30 से लेकर हाँ बाहर रेकिंग करी है और 4 बजे पहले वाला सारा सामान तोड़ कर यहाँ लेके निकल गया। मेन गेट का ताला तोड़ा है? मेन गेट का ताला तोड़ा है, फिर अंदर गुल्लक का ताला तोड़ा है। जो गुल्लक है? हाँ जी। कितने पैसे थे उसमें? शायद लोग होंगे लाख एक रुपये। लाख एक रुपये थे। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सामाजिक कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी ताकि महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके और उनका जीवन आसान बन सके। वहीं देश के करोड़ों ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को इस योजना का सीधा लाभ भी मिला।
लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि सरकार द्वारा उन्हें मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध होने के बाद बहुत फायदा हुआ है और उन्हें सिलेंडर पर सब्सिडी भी मिल रही है। लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि पहले चूल्हे पर वो खाना बनाती थी, जिससे घर में धुआं फैलता था और उनकी आंखों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता था। साथ ही परिवार में बच्चे भी बहुत दुखी होते थे। उन्होंने बताया कि चूल्हे के धुएं से घर भी काले हो जाते हैं और रसोई में गंदगी भी बनी रहती है। महिलाओं ने कहा कि अब इस योजना के चलते उनके जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है। बहुत फायदा है सिलेंडर से। पहले हम चूल्हे पे बनाते थे, आंखों में जलन होती थी, बहुत दर्द होता था आंखों में। अब इतना फायदा है हमको गैस से, तो हमको बहुत आराम है। सरकार ने जिस तरह से उज्ज्वला ये कनेक्शन फ्री दे दिए कि पहले भी और जो सिलेंडर है उन पर भी सब्सिडी कम थी है, उनसे कितना फायदा हो रहा है? सरकार की जो स्कीम लगातार चल रही है, कितना फायदा पहुंच रहा है? हमको बहुत फायदा है। देखो हमको मिला तो भगवान, अभी अभी आई हमारे भी गैस, हमको मिला तो सबको मिलनी चाहिए। हमको तो बहुत फायदा है। क्या कहेंगे, उज्ज्वला जो कनेक्शन है ये शहर में मिल रही है, सिर्फ गाँव में भी पहुंच रहे हैं? गाँव में भी पहुंच रही है। यमुनानगर में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने में कृषि विभाग काफी हद तक अपने प्रयासों में सार्थक साबित होता नजर आ रहा है, जहां पर इसका सभी श्रेय जिले के कृषि विभाग के अथक प्रयासों को जाता है, जिन्होंने किसानों को पराली प्रबंधन के पहलुओं से जागरूक किया। इस प्रयास में कृषि वर्ग न केवल आर्थिक लाभ का भागीदार बना, बल्कि पर्यावरण को ग्रसित होने से भी बचाया जा सका और साथ ही लोगों के सेहत को हानि पहुंचाने से भी बचाया गया। जिला कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आत्माराम गोदारा ने अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसके दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि गत वर्ष जिले में हारसेक द्वारा एक्टिव फायर लोकेशन चिन्हित हुई, जिसके बाद सरकार ने ग्रामीण विकास में प्रयासरत संस्था डेलोइट इंडिया ने अपने जागरूकता प्रयास में तेजी दिखाते हुए लोगों को पराली जलाने के दुष्प्रभावों से अवगत कराया और ऐसे मामलों में कटौती लाने का प्रयास किया। अब तक गत वर्ष की तुलना में अभी तक AFL में 35% की कटौती हुई है। वहीं प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अब तक मात्र 96 मामले ही ऐसे सामने आए हैं, जो इस बात का सूचक है कि किसान वर्ग अब पराली प्रबंधन से भली भांति अवगत होता नजर आ रहा है। भारत में चलाई जा रही है और खास करके उत्तरी भारत में जहां धान का एरिया ज़्यादा है, धान की बिजाई ज़्यादा होती है, वहाँ किसान काफ़ी पराली जलाने का काम करते हैं। तो उसको रोकने के लिए एक क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम चलाई है और इस स्कीम के तहत किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है कि आप पराली ना जला के इसका प्रबंधन करें, इसको बेल बना के बाहर बेचें या इसको किसी भी कृषि यंत्र से इसको काट के ज़मीन में मिलाएं, ताकि आपकी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ेगी और वातावरण भी आपका ठीक रहेगा, प्रदूषण भी नहीं होगा। तो इस काम के लिए जिला यमुनानगर में हमने सितंबर माह से एक अभियान चलाया हुआ था कि सभी किसानों को गांव-गांव में जाके जागरूक किया जाए और हमने जागरूक भी किया। और हमारे साथ साथ एक डेलोइट जो कंसल्टेंसी कंपनी है, इसने हमारा इस काम में बहुत योगदान दिया। उन्होंने वही खबर मथुरा से सामने आ रही है, जहां पर मथुरा में सड़क दुर्घटना में 4 की हुई मौत। मथुरा में सड़क दुर्घटना में 4 की हुई मौत। ट्रक से टकराई टेम्पो ट्रैवलर। ओवरटेकिंग बताई जा रही है हादसे की वजह। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे लोग। ओवरटेकिंग बताई जा रही है हादसे की वजह। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे लोग। जिस वक्त यह हादसा हुआ, बताया जा रहा है कि लोग शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। वहीं पलवल के रहने वाले बताए जा रहे हैं मृतक परिवार। कोसीकला थाना क्षेत्र के दिल्ली आगरा हाईवे की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर सड़क दुर्घटना में 4 की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक से टकराई टेम्पो ट्रैवलर। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ओवरटेकिंग बताई जा रही है हादसे की वजह। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे लोग जिस वक्त यह हादसा हुआ।
और इस हादसे में 4 लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। पलवल के रहने वाले बताए जा रहे हैं मृतक और घायल। तो मथुरा में सड़क दुर्घटना में हुई 4 की मौत, खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक से टकराए टेम्पो ट्रैवलर, ओवरटेकिंग बताई जा रही है वजह। वहीं खबर प्रयागराज से भी सामने आ रही है, जहां पर गांव सभा के कामकाज में हस्तक्षेप का मामला। गांव सभा के कामकाज में हस्तक्षेप का मामला सामने आ रहा है, जिसमें गांव सभा के कामकाज में प्रधान पतियों पर कोर्ट सख्त होती नजर आ रही है। 10,000 हर्जाने के साथ गांव सभा की अनधिकृत याचिका हुई खारिज। चुनाव आयोग को सर्कुलर जारी करने के दिए गए निर्देश। खबर प्रयागराज से, जहां गांव सभा के कामकाज में हस्तक्षेप का मामला सामने आ रहा है। गांव सभा के कामकाज में प्रधान पतियों पर कोर्ट सख्त होती नजर आ रही है। खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां पर गांव सभा के कामकाज में प्रधान पतियों पर कोर्ट सख्त होती नजर आ रही है। साथ ही 10,000 हर्जाने के साथ गांव सभा की अनाधिकृत याचिका भी खारिज कर दी गई है। खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। प्रयागराज से खबर सामने आ रही है, जहां पर गांव सभा के कामकाज में हस्तक्षेप का मामला सामने आया है। वहीं खबर हमीरपुर से बता दें आपको, जहां पर रिक्शे के ऊपर स्टंट करने का वीडियो हुआ वायरल। रिक्शे के ऊपर स्टंट करने का वीडियो वायरल। नेशनल हाईवे में युवक ने किया रिक्शे के ऊपर स्टंट। नेशनल हाईवे में युवक ने किया रिक्शे के ऊपर स्टंट। ट्रैफिक और स्थानीय पुलिस स्टंट बाजों के स्टंट से बेखबर। सदर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 34 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर हमीरपुर से, जहां पर रिक्शे के ऊपर स्टंट करने का वीडियो हुआ वायरल। ट्रैफिक और स्थानीय पुलिस स्टंट बाजों की स्टंट से ज्ञान होती नजर आ रही है, देखा जा सकता है। तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें देख सकते हैं कि रिक्शे के ऊपर एक युवक बैठा दिख रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो ये हम वीडियो आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमीरपुर का ये मामला है, जहां पर एक युवक अपनी जान से खिलवाड़ करता नजर आ रहा है। स्टंट के चक्कर में देखिए किसी भी वक्त ये किसी भी प्रकार का कोई हादसा भी हो सकता है। वहीं खबर अमरोहा से आपको बता दें, जहां पर देशी घी के नाम पर खिलाया जा रहा है जहर। लोगों को इस स्कीम का दे रहे थे लालच। बता दें कि लोगों को इस स्कीम का दे रहे थे लालच। 1 किलो घी पर 1 किलो घी देते थे फ्री। लोगों को इस स्कीम का दे रहे थे लालच। 1 किलो घी पर 1 किलो घी देते थे फ्री। लालच देकर लोगों की सेहत के साथ कर रहे थे खिलवाड़। मुखबिर की सूचना पर खाद्य विभाग ने की छापेमारी। 350 किलो नकली जहरीला घी पकड़ा गया। नकली घी का सैंपल लेकर जांच को भेजा गया। शहर की कई दुकानों से विभाग ने लिए सैंपल। नकली घी का सैंपल लेकर जांच को भेजा। आपको बता दें कि एक मामला सामने आया है, जिसमें 1 किलो घी पर 1 किलो घी फ्री इस प्रकार की एक स्कीम चलाई जा रही थी, जिसमें लोगों को जहरीला घी बेचा जा रहा था। जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने सैंपल लिए। साथ ही तमाम अलग अलग जगहों से भी खाद्य विभाग की टीम ने
घी के सैंपल एकत्रित किए। खबर ये पूरा मामला अमरोहा से सामने आ रहा है, जहां पर लोगों की जान से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं लोग। सहायता खाद्य साइकिल खाद्य सुरक्षा मुक्ति प्रसाद जनपद और हमें जो है सूचना मिली हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को कि नगर अमरोहा क्षेत्र में जामा मस्जिद के पास में एक मोहल्ले के अंदर जो है घी बेचा जा रहा है और घी को देसी घी कह करके एक स्कीम के तहत बेचा जा रहा है, जिसमें 700 रुपये में 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री दिया जा रहा है। इस तरह की स्कीम कह करके उसका प्रचार किया जा रहा है। प्रचार करके बाकायदा पर्चे के साथ कम्प्लेट के साथ उसको बेचा जा रहा है। तो हमारी टीम यहाँ मौके पर पहुंची। वहीं यूपी में 2 दिसंबर तक बारिश का अलर्ट जारी। तेज हवा के साथ छाया रहेगा कोहरा। 10 डिग्री के साथ कानपुर सबसे ठंडा शहर किया गया दर्ज। बढ़ती ठंड को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट किया है जारी। आपको बता दें कि लगातार मौसम बदल रहा है और ठंड अपनी दस्तक देना चालू कर चुका है, जहां पर कानपुर सबसे ज्यादा ठंडा शहर अभी तक दर्ज किया गया है। वहीं यूपी में 2 दिसंबर तक बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। तेज हवा के साथ छाया रहेगा कोहरा। 10 डिग्री के साथ कानपुर सबसे ठंडा शहर दर्ज किया गया। बढ़ती ठंड को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। आपको बता दें कि यूपी में 2 दिसंबर तक बारिश का अलर्ट हुआ जारी। तेज हवा के साथ छाया रहेगा कोहरा। 10 डिग्री के साथ कानपुर सबसे ठंडा शहर दर्ज किया गया। बढ़ती ठंड को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तेज हवा के साथ छाया रहेगा कोहरा। 10 डिग्री के साथ कानपुर सबसे ठंडा शहर किया गया दर्ज। खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग ने बढ़ती ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। यूपी में 2 दिसंबर तक बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने किया है जारी। तेज हवा के साथ छाया रहेगा कोहरा। 10 डिग्री के साथ कानपुर सबसे ठंडा शहर किया गया दर्ज। बता दें कि बढ़ती ठंड को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। वहीं यूपी में 2 दिसंबर तक बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। बढ़ती ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट, जहां पर तेज हवा के साथ छाया रहेगा कोहरा। वहीं खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर 2 समुदाय आए आमने सामने। खेत से नाली निकालने के दौरान हुआ विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, बुजुर्ग की हुई मौत। खेत से नाली निकालने के दौरान हुआ विवाद, जमकर दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे, जिसमें बुजुर्ग की मौत भी हो गई। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। परिजनों ने दूसरे पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में यह घटना घटित हुई है। राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में हुई है घटना। तहरीर के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। गोदा थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर 2 समुदाय आमने सामने आ गए। खेत से नाली निकालने को लेकर 2 समुदाय आमने सामने आ गए, जिसके बाद दोनों समुदाय के बीच जमकर लाठी डंडे बरसे, जिसमें बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं एक पक्ष ने बुजुर्ग की मौत का दूसरे पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि राजस्व अधिकारियों के सामने यह घटना घटित हुई है। कुछ इस प्रकार की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में हुई है यह घटना। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बहराइच से बता दें, जहां पर धनगर समाज का आंदोलन। धनगर समाज का आंदोलन आरक्षण की मांग को लेकर किया आंदोलन। आरक्षण की मांग को लेकर धनगर समाज ने किया आंदोलन।
महिलाओं, बच्चों और 1000 भेड़ों के साथ पहुंचे डीएम ऑफिस। सुरक्षा को लेकर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल किया गया तैनात। खबर हम आपको बहराइच से बता दें, जहां पर धनगर समाज का आंदोलन, आरक्षण की मांग को लेकर धनगर समाज ने किया आंदोलन। महिलाओं, बच्चों और 1000 भेड़ों के साथ पहुंचे डीएम ऑफिस। सुरक्षा को लेकर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल किया गया तैनात। खबर बहराइच से, जहां पर धनगर समाज ने आरक्षण की मांग को लेकर किया है आंदोलन। धनगर समाज ने आरक्षण की मांग को लेकर किया आंदोलन, जिसमें महिलाओं, बच्चों समेत 1000 भेड़ों के साथ पहुंचे डीएम ऑफिस। सुरक्षा को लेकर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया। खबर बहराइच से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर धनगर समाज का आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किया है। धनगर समाज ने आरक्षण की मांग को लेकर किया है आंदोलन, जिसमें महिलाओं, बच्चों और 1000 भेड़ों के साथ धनगर समाज के लोग पहुंचे डीएम के ऑफिस। वहीं सुरक्षा को लेकर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को भी किया गया तैनात। तो यह अहम खबर हम आपको बहराइच से बता रहे हैं, जहां पर आरक्षण की मांग को लेकर धनगर समाज पहुंचा डीएम ऑफिस के बाहर, जहां महिलाओं, बच्चों और 1000 भेड़ों के साथ डीएम ऑफिस के बाहर पहुंचा धनगर समाज। सुरक्षा को लेकर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को किया गया तैनात। खबर बहराइच से बता दें, जहां पर धनगर समाज का आंदोलन। वहीं खबर कानपुर से आपको बता दें, जहां पर न्यू कोचिंग सेंटर क्रॉसिंग के पास हुआ मॉक ड्रिल। रेल हादसों से बचाव के लिए हुआ मॉक ड्रिल। रेल हादसों से बचाव के लिए मॉक ड्रिल किया गया, जहां पर आरपीएफ, इंजीनियरिंग विभाग, एनडीआरएफ, एसीपी कैंट, हरबंस मोहाल, रेल बाजार पुलिस मौजूद रही। आग लगने की दिशा से बचाव कार्य को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। वहीं टीम लगातार भीड़ कम करने का भी काम करती रही। बता दें कि 2 ट्रेनों में हुए रेल हादसों के बाद इस बड़े मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। समाजवादी पार्टी विधायक का अनुपूरक बजट को लेकर कहना है कि पिछला बजट अभी 75% भी नहीं खर्च हुआ और इस बजट को लाने का क्या मतलब है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सदन में रहेंगे, लेकिन सदन में रह करके जनता की आवाज उठाएंगे। और किन मुद्दों के साथ आज सपा सदन पर आई है और क्या? अरे बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है, तमाम सारे मुद्दे ही थे। स्वास्थ्य का मुद्दा है। आज पूरे प्रदेश में डेंगू से कितने लोग मरीज खत्म हो गए, लेकिन इसके बाद सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रहा है। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रही है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही हैं। और ये बजट जो पिछला बजट था 75% अभी इन्होंने खर्च नहीं किया और दूसरा बजट पास करके जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं। अच्छा विधायक, वहीं खबर जालौन से आपको बता दें, जहां पर यातामाह में लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूली बच्चों ने यातायात नियम लिखे स्लोगन की तख्तियां लेकर रैली निकाली। इस अभियान में एनसीसी कैडेट, स्कूली बच्चे और अधिकारी भी शामिल हुए, जिसमें स्कूली बच्चे ने यातायात नियम लिखे स्लोगन की तख्तियां लेकर चल रहे थे। वहीं यातायात पुलिस लोगों में पैम्पलेट का वितरण और लाउडस्पीकर के माध्यम से यातायात के प्रति जागरूक करते हुए चल रहे थे। यातायात माह के उपलक्ष्य में 29 दिन से यातायात माह चल रहा है। 1 नवंबर से आज 29वां दिन है। तो इस दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर 1000 स्कूली बच्चों के साथ यातायात रैली इसमें निकाली गई है।
जिसमें बच्चों के द्वारा विभिन्न अच्छे अच्छे पोस्टर स्लोगन्स लिखे गए हैं और यातायात के बारे में जागरूक करने के लिए ये रैली पूरे जनपद में निकाली जा रही है, कलेक्ट्रेट से लेकर टाउन हॉल तक। और काफ़ी संख्या में बच्चे इसमें मौजूद हैं, उपस्थित हैं। विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चे ये हैं। इसमें रैली में डीएम साहब एवं अन्य अधिकारी भी इसमें उपस्थित रहे। मुजफ्फरनगर के कॉलेज में फैशन शो में बुर्के में रैंप पर कैटवॉक पर संभल के मौलाना भड़के हुए हैं। वहीं मौलानाओं ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे इस्लाम समेत सभी धर्मों के खिलाफ बताया है। वहीं फैशन शो को जिस्म की नुमाइश बताते हुए इस तरह के आयोजन बंद करने की मांग की है। संभल के मौलाना आलम रजा खान नूरी ने कहा कि सभी धर्मों की महिलाएं पर्दा करती हैं। इस तरह के प्रोग्राम करने वालों को शर्म आनी चाहिए। एक पर्दे की ओट में एक समुदाय को भड़काया जा रहा है। प्रोग्राम इस्लाम के खिलाफ है और हर धर्म का मजाक है। देखिए, बुरके का मतलब था, इस्लाम ने जो कहा था वो इसने कहा था कि बुरका ओढ़ो ताकि आपके जिस्म के किसी अंग का जो है वो प्रदर्शन न होने पाए, छुपा के रखो। और ये हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता रही है कि हमारे हिंदुस्तान में हमारे हिंदू, हमारी माताएं और हमारी बहनें वो भी घूंघट से रहा करती थी और अपने जिस्म को ढक कर रखा करती थी। इस तरीके के प्रोग्राम नहीं होने चाहिए। ये हिंदुस्तान की संस्कृति के भी खिलाफ है और हिंदुस्तान की सभ्यता के खिलाफ है। हमारे हिंदुस्तान की ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि हिंदू, मुस्लिम और सिख औरतें अपने जिस्म की प्रदर्शनी नहीं करती हैं, अपने जिस्म को ढाँप कर चलती हैं, पर्दे के साथ रहती हैं। आज भी हम देखते हैं कि हर समाज की औरतें घूंघट वगैरह काटती हैं, ये समझ लीजिए, और अपने चेहरे को दूसरे मर्दों से छुपाती हैं। और पीलीभीत के सहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर खुर्द में विवाहिता की अस्पताल में मौत हो गई। फतेहपुर गांव निवासी महेंद्र कुमार का विवाह पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रघुनाथपुर निवासी भगवान दीन की पुत्री डाली देवी के साथ हुआ था। अप्रैल 2022 में यह विवाह हुआ था, जिसमें ससुराल पक्ष के मुताबिक मंगलवार को डॉली देवी की अचानक तबीयत खराब हो गई। ससुराल पक्ष वाले इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां विवाहिता ने इलाज के दौरान मंगलवार की शाम को दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी लगते हुए मायके पक्ष में कोहराम मच गया। मृतका के मायके वालों ने ससुराल वालों पर पीट कर विवाहिता की हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम को घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और तो कछु नहीं पलटी आई है, वो एक दत्तू आई वो। अच्छा, कब आया, कब पलटी आई? परसों वाले दिन। अच्छा, फिर क्या हुआ, कहाँ ले गए थे इलाज के लिए? फिर इलाज के लिए यहाँ लेके पर हम गए, फिर नाई हलुकानी समय पीलीभीत कल ले चले गए। अच्छा, हमने कही थोड़ी है कोई बात नहीं रही, तो बुखार गर्मी ऐसे सवाई का आई जाता, हमने कही नहीं दिखाई ले छोटे नाक। आपके लड़के की बहू थी? हाँ। अच्छा, कैसे मौत हुई, इनका क्या है पूरा मामला? अरे मतलब यहाँ दवाई लेते रहे और ले गए, उधर जानकारी नहीं मिली कि मतलब ऐसे इतनी जल्दी में ऐसे हो जाता है। मतलब क्या बीमारी थी उनको? डेंगू बन गया एकदम, जब ये ले गए इधर दिखाया। अच्छा, पलटी हुई। मतलब कहाँ ले गए थे इलाज के लिए? पूरनपुर ले गए पहले, फिर रेफर किया, फिर डाली के मायके वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना है उसमें आपका? आपका क्या कहना? मतलब हम कह रहे हैं कि कैसे मौत हुई उनकी? बीमारी से मौत हुई है। खबर वाराणसी से है, जहां काल भैरव मंदिर में 17 दिनों से टनल में फंसे हुए 41 कर्म योद्धा के रूप में कार्यरत महान श्रमिकों की सकुशल वापसी पर बाबा के दरबार में विशेष पूजन कर उन सभी के परिवार को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दी गई।
ये पूजन विगत 7 दिनों से भारत के प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार भास्कर खुल्बे के आग्रह पर योगी प्रकाश नाथ योगेश्वर एवं योगी रोहित योगेश्वर ने आरंभ रखा था। इस पूजन का उद्देश्य भारत के सुख, शांति, समृद्धि में वृद्धि एवं उन 41 परिवारों की खुशियों को पुनः उनके मुख पर प्रदान करना था। इस कार्य में विशेष रूप से योगदान देने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भास्कर खुल्बे को महान अभियान संपन्न करने पर हृदय से बधाइयां और शुभकामनाएं दी गई और उनके स्वास्थ्य और सफलता की भी कामना की गई। पार्वती पते हर हर महादेव। बंधुओं, 17 दिनों से उत्तराखंड के टनल फंसे हुए जो हमारे भारत के कर्मयोगी, जिनको मैं कहूँगा, फंसे हुए थे और उनके सकुशल टनल से वापसी के लिए हम सभी वाराणसी के काल भैरव परिवार के लोग अपने मोहित योगेश्वर, रोहित योगेश्वर जी के साथ मैं योगी योगेश्वर, हम लोगों ने यहाँ पे एक विशेष पूजन आरंभ किया था और निश्चित रूप से इस पूजन का बड़ा चमत्कारी फल प्राप्त हुआ। तो कल जब वे लोग निकले हैं तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो कि हमारे अपने पूरे बिखरे हुए परिवार को एक साथ मिलने के लिए बाबा ने एक बार पुनः आशीर्वाद दिया। खबर झांसी से है, जहां बरुआ सागर थाना क्षेत्र के एक गांव में पानी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मारपीट में एक महिला की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। झांसी जनपद में बरुआ सागर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है जरबो। उस गांव में आज शाम को ट्यूबवेल से पानी निकालने को लेकर विवाद हुआ था। उस विवाद के दौरान दोनों परिवार में आपस में लड़ाई हो गई। 2 चाचा तो के पूरा लड़के आपस में लड़े थे। आरोप ये है कि उसमें एक व्यक्ति ने 75 साल की बुजुर्ग महिला को कुल्हाड़ी से मार दिया, जिसको वजह उनका मृत्यु हो गई है। और अभी घटनास्थल निरीक्षण मेरे द्वारा और अन्य लोग द्वारा किया गया। फील्ड यूनिट का इंस्पेक्शन पूरा हो गया है। अभी कुल्हाड़ी भी बरामद कर लिया है और 4 लोगों को नामजद किए जो पूरा परिवारिक लोग हैं और उसमें एक व्यक्ति को हम लोग हिरासत में भी ले लिया गया। खबर फर्रुखाबाद के कायमगंज से है, जहां प्रदेश सरकार द्वारा 10 रुपए से अधिक के विद्युत बकायेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलाई गई एक मुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए कायमगंज स्थित विद्युत वितरण खंड कार्यालय में विद्युत उपभोक्ताओं की भारी भीड़ दिखाई दी। योजना का लाभ लेने के लिए ज्यादातर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें नजर आई। समाधान योजना चलाई जा रही है। 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक ये योजना है, जिसमें समस्त विद्युत भार के घरेलू वाणिज्यिक यूनिटों को संस्थान और विद्युत चोरी के पकड़ में सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई है। इसमें हमारे जो अभी तक के लाभार्थी 4400 उपभोक्ता जो है सम्मानित उपभोक्ता ने पंजीकरण करा कर अपना पैसा जमा किया है। ब्याज के वसूली हुई है। विद्युत चोरी के भी पकड़ में भी ये माफी है, जिसमें कि 60% जुर्माना राशि का माफ किया जा रहा है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से आने वाले 1 से 2 दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है, जहां मौसम विभाग के मुताबिक 29 और 30 नवंबर को पहाड़ी क्षेत्रों में छुटपुट बारिश और 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज होने के साथ ही मौसम विभाग ये आसार जता रहा है कि ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि प्रदेश में आने वाले 2 दिनों तक मौसम को बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसके चलते पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। अब आज 29 को अगर बात कर लें, नवंबर का लास्ट 2 दिन बचे हैं, तो 29 और 30 की अगर बात कर लें तो थोड़ी बहुत आप देखेंगे कि शाम के टाइम आज भी अगर मैं बात करूँ शाम रात को जो है तो क्लाउडिंग आएगी फिर से और हल्की फुल्की एक्टिविटी जो है थंडरस्टॉर्म है, लाइट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी
वो देखने को जो है रात में या अर्ली मॉर्निंग में मिलेगी। और कल भी करीब ये चीज़ें रहेंगी। 30 को भी मैं कहूँगा कि कहीं कहीं पर जो है जो लाइट रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो रहेगी। और हाई रीचेज में बात करें तो वहाँ पर जो है 3000 मीटर या 3200 मीटर के ऊपर जो है तो बर्फबारी कहीं कहीं रहेगी। लेकिन अभी तो आप देख रहे हैं कि आज धूप भी निकली है, बढ़िया निकली है, लेकिन शाम रात आप देखेंगे जो बादल है वो आएंगे और थोड़ी बहुत जो एक्टिविटी वो रहेगी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के विशेष वार्ड में भर्ती किए गए श्रमिकों से मुलाकात की। इस दौरान श्रमिकों के 17 दिन तक धैर्य रखने पर बधाई भी दी, जिस पर श्रमिकों ने केंद्र और उत्तराखंड सरकार का आभार जताया। इस मौके पर बिहार और पश्चिम बंगाल निवासी श्रमिकों ने प्रभारी मंत्री को बताया कि संकट में उनके राज्य की बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकार ने सुध नहीं ली, जिस पर श्रमिकों ने नाराजगी भी जताई है। चीन में छोटे बच्चों में सांस से संबंधित बीमारी और निमोनिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों को अलर्ट जारी किया है। इसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को निगरानी बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद उत्तराखंड को इस बीमारी से लेकर पूरी तरह से सतर्क हो गया है। और इस मामले पर जानकारी देते हुए दून अस्पताल के सीएमएस अनुराग अग्रवाल ने कहा कि भारत में या दून अस्पताल में अभी तक कोई एक्स्ट्रा निमोनिया का केस नहीं देखा गया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इस बीमारी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस बीमारी को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। यदि किसी मरीज में एक्स्ट्रा निमोनिया के लक्षण पाए जाते हैं तो इसके लिए अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। चीन में पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि निमोनिया के केसेस काफ़ी बढ़े हैं, जिसका जो हमारे एक्सपर्ट है, नेशनल एक्सपर्ट है, कल मैं टीवी देख रहा था और इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि वहाँ बहुत लंबा लॉकडाउन रहा है 4 साल तक, और वो अभी पिछले कुछ दिनों में ही खुला है। तो उसके बाद जो नॉर्मल निमोनियाज हैं जिनके खिलाफ एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और वो केसेज एक साथ ना आके स्पोरेडिक वे में आते हैं कि 1-2 केस आए और नहीं आए, लेकिन वह इकट्ठे एक साथ सामने आ रहे हैं। उसमें कोई एक कारक नहीं मिला है उन्हें। उसमें कुछ माइकोप्लाज्मा निमोनिया है, कुछ इन्फ्लुएंजा निमोनिया है, कुछ एक बड़ा कॉमन वायरस होता है बच्चों का RSV, रेस्पिरेटरी सिंकाइटल वायरस, वो निमोनिया है, कुछ स्वाइन फ्लू भी है। तो उस तरह के निमोनिया की बहुतायत एक साथ होने की वजह से इस तरह की सिचुएशन बनी है। खबर लक्सर से है, जहां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी द्वारा लक्सर और खानपुर क्षेत्र के 100 टीबी मरीजों को पोषण किट का वितरण किया गया। वहीं लक्सर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आयोजित कार्यक्रम में CHC प्रभारी डॉक्टर नलिन असवाल और कंपनी के अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि भारत सरकार द्वारा साल 2025 तक भारत को टीबी मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया गया है। इस अभियान में तमाम समाज सेवी संगठन और बड़ी कंपनियां भारत सरकार का सहयोग कर रही हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी द्वारा लक्सर और खानपुर क्षेत्र के मरीजों को गोद लिया गया है और आज लक्सर CHC परिसर में 200 टीबी के मरीजों को निःशुल्क पोषण किट बांटी गई है। वहीं CHC प्रभारी डॉक्टर नलिन असवाल ने बताया कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत मरीजों को पोषण किट बांटी गई है। भारत सरकार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जो हमारी महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत 2025, तो उसमें हमने लक्ष्य रखा है कि अब भारत को 2025 तक टीबी रोग से मुक्ति दिलानी है, एक भी हमारा टीबी का पेशेंट ना बचे। तो उसके लिए ही एक जरूरी जो उसका एस्पेक्ट है वो इनका पोषण भी है। जो पूरी तरीके से एक स्वस्थ भोजन कर रहा होगा या पोषक तत्वों से भरपूर भोजन कर रहा होगा उसको टीबी रोग को हराने में पूरी सहायता करेगा। उसको प्रधानमंत्री द्वारा निश्चित पोषण योजना अंतर्गत स्टार्ट हुई थी, जिसमें जितने भी टीबी के पेशेंट हैं उनको प्रतिमाह राशन दिया जाता है।
इसके लिए हम IOCL और रजत शहरी संस्था का अभिनंदन करते हैं कि उनके द्वारा टीबी के मरीज को गोद दिया गया और उनके द्वारा आज ये राशन बांटा गया, जिसके अंतर्गत हमने 65 पेशेंट अभी लखसर में है जिसको राशन बांटा जाएगा। तो वहीं इसी बीच देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन के ऋषिपर्णा सभागार में बैठक की। उन्होंने 30 नवंबर तक सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं। MDDA को बोर्ड आदि लगाने का काम भी जल्द पूरा करने को कहा गया है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से एक खबर सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से खबर, जहां AI और मशीन लर्निंग से लैस होगी चकबंदी प्रक्रिया। CM योगी के निर्देश पर आधुनिक तकनीक की प्रक्रिया की गई शुरू। चकबंदी प्रक्रिया को आधुनिक तरीके से लैस किया जा रहा है। शिलान्यास, महत्वाकांक्षी कालेसर व्यावसायिक परियोजनाएं लॉन्च करेंगे सीएम। बड़े उद्यमियों संग बैठक कर CM योगी देंगे निवेश पत्र। प्रगति मैदान की तर्ज पर हर दिन 4 दिनी गोरखपुर देनी होगी। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर औद्योगिक विकास के नए अध्याय का किया जाएगा शुभारंभ। गीडा के स्थापना दिवस पर होगा लोकार्पण और शिलान्यास। 800 करोड़ के निजी निवेश परियोजनाओं का किया है लोकार्पण। 500 करोड़ के निवेश के लिए नए भूखंडों का आवंटन। 150 करोड़ के स्थापना विकास कार्यों का शिलान्यास। महत्वाकांक्षी कालेसर व्यावसायिक परियोजनाएं लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री। बड़े उद्यमियों संग बैठक कर CM योगी देंगे निवेश का मंत्र। प्रगति मैदान की तर्ज पर होगी 4 दिनी गोरखपुर ट्रेड शो। तो खबर राजधानी लखनऊ से, जहां औद्योगिक विकास के नए अध्याय का होगा शुभारंभ। गीडा के स्थापना दिवस पर किया जाएगा लोकार्पण और शिलान्यास। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से एक और खबर सामने आ रही है, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले BSP की बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव से पहले बसपा अध्यक्ष मायावती ने कल बुलाई बड़ी बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर करेंगी बैठक। खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड के सभी पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। यूपी उत्तराखंड के सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है। चुनाव की तैयारी, उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा। बाबा साहेब की पुण्यतिथि को लेकर भी देंगी निर्देश। कल 11 बजे BSP कार्यालय पर होगी अहम बैठक। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां लोकसभा चुनाव से पहले BSP की बड़ी बैठक, जहां पर बसपा अध्यक्ष मायावती ने कल बुलाई है बड़ी बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती करेंगी बड़ी बैठक। यूपी उत्तराखंड के सभी पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। यूपी उत्तराखंड के सभी पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। चुनाव की तैयारी, उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा। बाबा साहेब की पुण्यतिथि को लेकर भी दिए गए हैं दिशा निर्देश। कल 11 बजे BSP कार्यालय पर होगी अहम बैठक। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले BSP की बड़ी बैठक। और इसी बीच राजधानी दिल्ली से एक और खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। खबर दिल्ली से, जहां केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, PM गरीब कल्याण अन्न योजना को एक्सटेंशन 1 जनवरी से 5 साल के लिए बढ़ाई गई योजना। 31 दिसंबर 2023 को योजना हो रही थी खत्म।
देश में 81 करोड़ लोगों को इस योजना से मिल रहा है लाभ। छत्तीसगढ़ की रैली में पीएम मोदी ने किया था ऐलान। योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने का ऐलान किया था। 1 जनवरी 2022 से 5 साल के लिए योजना बढ़ाई गई है। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय कैबिनेट का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक्सटेंशन किया गया है, जहां पर 1 जनवरी से 5 साल के लिए बढ़ाई गई है योजना। 31 दिसंबर 2023 को योजना हो रही थी खत्म। देश में 81 करोड़ लोगों को इस योजना से मिला है लाभ। छत्तीसगढ़ की रैली में पीएम मोदी ने भी यही किया था ऐलान। योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने का प्लान किया था। 1 जनवरी 2024 से 5 साल के लिए योजना बढ़ाई गई। देश के बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।